Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with मीनाक्षी। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियाँ। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे कि उस टाइम पर जो लोग थे वो किस तरीके से रहते थे, क्या उनका व्यापार था, मतलब अपने आप को जीने के लिए वो क्या कौन कौन सी चीज़ें करते थे या फिर वो कौन कौन से देवी देवताओं को उस टाइम पे मानते थे। तो इसमें क्या बताया गया है हड़प्पा सभ्यता में कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ से हमें एक मोहर मिली है और ये जो मोहर है ये सबसे पुरानी मोहर मिली है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये जो मोहर है ये वाली, इसके ऊपर कुछ चित्र बने हुए हैं और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये जो लिपि है हम इसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। जो इतिहासकार है वो इसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए। लेकिन हमें फिर भी यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिसके माध्यम से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाते हैं, जैसे कि वहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे, उनके जो बर्तन हैं वो किस तरीके के होते थे, किस तरीके की वो ज्वेलरीज पहनते थे और किस तरीके के औजारों का वो लोग इस्तेमाल करते थे। इन सब चीज़ों के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग फिर भी पता लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बात कही है कि अगर इसमें कुछ बदलाव आ जाए, अगर जो हड़प्पा के जो इतिहासकार हैं वो जो लिखी हुई बातें हैं उनको पढ़ ले तो उसमें कुछ ऐसी बातें चेंज भी हो सकती है जो कि उन्होंने पहले बताई थी। उसके बाद अब हम इसमें पढ़ेंगे पारिभाषिक स्थान तथा काल। इसमें क्या बताया गया है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे दो सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पहली तो हो गई हड़प्पा सभ्यता और दूसरी हो गई हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब इसे हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा जाता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी तो कह सकते हैं ना हम इसे। तो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे पहले हड़प्पा स्थान पर खोजी गई थी, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के पास पूरी फैली हुई सभ्यता है। अब देखो संस्कृति क्या होती है, हम बोलते हैं ना कि ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति मतलब जो हम पुराने टाइम से ही फॉलो करते आ रहे हैं, कोई एक लोग उसे फॉलो नहीं करता बल्कि एक समूह उसे पूरा फॉलो करता है, जहाँ पर हमें एक जैसी चीज़ मिले। जैसे अगर हमें एक जैसे मनके मिल गए, एक जैसे बाग मिल गए। मनके का मतलब क्या होता है, मनके का मतलब होता है कोई भी मोती, तो उसको हम क्या कहते हैं, संस्कृति। उसके बाद ये हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम है कब से कब तक चला, 2600 से 1900 के बीच में चला। इसे हम परिवर्तित और आरंभिक दोनों सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखो ये मनके हैं छोटे छोटे और ये हमारी कुछ बातें हो गई, ये सारा इसमें यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये पहले कैसी थी। तो देखो यहाँ पर हमें ना अलग अलग बर्तन मिलते हैं और मनके मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और हमने यहाँ पर जब इतिहासकारों ने पता लगाया तो ऐसा पता चला कि वहाँ पर उन्हें कुछ कृषि, जो लोग वहाँ पर खेती करते होंगे उसके कुछ अनाज मिले हैं। और उनसे ये पता चलता है कि वो लोग वहाँ पर गाय भैंस बकरी इन सब चीज़ों को भी पालते थे और शिल्पकारी का काम भी करते थे। ये हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के जो लोग होते थे ये अपनी पुरानी जगह को त्याग देते थे, मतलब पुरानी जगह को छोड़कर उसके बाद कहीं और चले जाते थे। और जो जो पहले वाली हड़प्पा सभ्यता थी वो वैसे ही रह गए। और यहाँ पर ना ज़्यादातर जो होते थे मकान वो छोटे बनाए जाते थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे हम बड़े इलाके में जाते गए तो वहाँ पर हमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले। अब वो चेंजेस अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला पैरा पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके का मतलब क्या होता है कि लोग अपनी जो ज़िंदगी है उसे गुजारने के लिए क्या क्या करते थे। अगर हम आज के टाइम पे ले लें तो आज के टाइम पे हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, खाते हैं, खाने के लिए क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा वैसी ये जो लोग थे ये भी ऐसा ही कुछ काम करते थे। तो यहाँ पर इतिहासकार जो होते हैं पुरातत्वविद वो ये कहते हैं कि हमें कुछ दाने मिले हैं अनाज के, मतलब कुछ वहाँ पर जले हुए
खाने के दाने मिले हैं उन्हें। और जो इन चीज़ों का पता लगाता है उसे क्या कहते हैं, पुरावनस्पतिज्ञ। इसमें देखो इन्हें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है, जैसे कि यहाँ की जो दालें हो गई, यहाँ के गेहूँ हो गए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन लोगों को देखने को मिलती है। गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना और बाजरा ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे कम पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें केवल ये लोग कृषि ही नहीं करते थे, ये जानवरों के जो मांस होते थे या जानवरों से जो दूध मिलता है उसका भी इस्तेमाल करते थे। वहाँ के लोग जो पशु होते थे उनको पालते भी थे। जैसे आज के टाइम पे हम देख ले तो यहाँ पर जो पशु हैं, हम लोग पशुओं को पालते हैं, फिर उसके बाद जो भी उनसे चीज़ मिलती है उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ के लोग भी ऐसा ही करते थे। लेकिन वहाँ के जो पुरातत्वविद है वो ये कहते हैं कि हम ये नहीं समझ पाए कि ये लोग पशुओं को खुद पालते थे या फिर उनका शिकार करते थे या फिर किसी और से वो ये लोग पशु लेते थे। उसके बाद अब हम यहाँ पे कृषि के बारे में पढ़ेंगे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के खाने के कुछ चीज़ें देखने को मिली है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो लोग वहाँ पर खेती भी करते होंगे। जब खेती करते हैं तभी तो अनाज आया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये लोग कृषि किस तरीके से करते थे। तो ये देखो यहाँ पर इन्हें ना सबसे पहले एक पक्की मिट्टी से बना हुआ एक वृषभ मिला है। ये देखो ये रहा वृषभ, ये है वृषभ, ठीक है। तो इन्हें पक्की मिट्टी से बना एक वृषभ मिला है, जिसके बारे में ये क्या कहते हैं कि इसका इस्तेमाल जरूर खेत जोतने के लिए किया जाता होगा, क्योंकि खेतों में इन चीज़ों का इस्तेमाल अभी भी होता है। तो मतलब अभी तो उतना नहीं होता, लेकिन पहले के टाइम पे होता था। उसके बाद ये लोग क्या कहते हैं कि हमें एक हल भी मिला है। हल का इस्तेमाल, हल के कुछ मॉडल्स मिले, जैसे छोटे छोटे खिलौने टाइप के होते हैं, वैसे इन्हें मिट्टी के कुछ मिले हैं, जिसमें चोलिस्तान, बनावली, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मिले हैं। उसके बाद कहीं पर इन्हें जुते हुए खेत भी मिले हैं कि खेतों को जोत दिया जाता था। अब यहाँ के जो लोग थे ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते थे। कैसे? क्योंकि ये ना उस टाइम एक खेत में 2 तरीके की खेती कर लेते थे एक साथ। देखो उस टाइम तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी जो वो लोग थे उन्होंने 2 तरीके की वहाँ पे फसलें उगाई, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब जैसे ये 90 डिग्री एंगल होता है ना, उस तरीके से एक दूसरे को काटते हुए आती थी। अब देखो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये लोग खेत को कैसे जोतते थे। अब वहाँ पर पानी की व्यवस्था भी होगी कि पानी का इस्तेमाल कैसे करते थे सिंचाई के लिए। तो देखो अफ़गानिस्तान में हमें कुछ नहर के सबूत मिले हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये लोग सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल तो करते होंगे। और उसके बाद हमें धोलावीरा में भी एक बड़ा जलाशय मिला है, वो मैं आपको पीछे दिखाऊंगी अभी। और यहाँ पर इन लोगों को अलग अलग जगहों से कुछ ना कुछ नाली, कुएं, धोलावीरा से जलाशय, अलग अलग जगह से कुछ ना कुछ मिला है। लेकिन ऐसी कुछ जगहें भी हैं जहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता। जैसे पंजाब और सिंध की बात करें तो वहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता ये सारी चीज़ें। तो हो सकता है कि वहाँ पर वो चीज़ें दब गई हों। तो सिंचाई के लिए आपको पता चल गया कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। नहर, कुएं और जलाशय, इन सब चीज़ों का वहाँ पर इस्तेमाल करते थे। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपको एक जलाशय दिखाऊंगी जो कि धोलावीरा से मिला है। तो यहाँ पर ये एक जलाशय है, ये हमें मिला है धोलावीरा से, जिससे हमें वहाँ के बारे में पता चलता है। और ये है वहाँ के औजार, ठीक है। उसके बाद ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे। अब यहाँ पे हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे कि मोहनजोदड़ो एक ऐसी जगह है जो सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। मतलब वहाँ की कोई एक फेमस सिटी थी मोहनजोदड़ो। लेकिन सबसे अगर हम बात करें सबसे पहली खोजी गई अगर हम देखें तो वो कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता। और पुरानी सभ्यताओं में से भी एक सभ्यता हमारी मोहनजोदड़ो थी। अब यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर ना 2 तरीके के मकान लोग बनाते थे। ये देखो इसमें आपको पूरा दे रखा है
तो यहाँ पर लोग दो तरीके के मकान बनाते थे। एक होता था दुर्ग पर। दुर्ग मतलब क्या होता था, जैसे कम जगह पर बना है कोई भी मकान और ऊंचा बना है एकदम, जैसे फ्लैट होते हैं आज के तौर पे। और वैसे कुछ मकान ऐसे होते थे जो कि एकदम पूरे बहुत सारी चौड़ाई में बनाए जाते थे, लेकिन वो उतने ज़्यादा ऊंचे नहीं होते थे। तो यहाँ पर दो तरीके के मकान बनाए जाते थे। अब जो दुर्ग होता था ना, वो ऊंचा इसलिए बनाया जाता था क्योंकि उसको बनाने के लिए कच्ची ईंटों के चबूतरे का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन देखो, आप ये मत समझना कि जो निचला शहर है वहाँ पर सारे मकान ही छोटे होते होंगे। कुछ कुछ मकान ऐसे थे जो कि ऊंचाई पर बनाए जाते थे। और यहाँ पे जो इतिहासकार है वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर इसे जो निचला शहर है इसे बनाने के लिए ज़रूर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी। यहाँ पर देखो, ये व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी थी ना कि यहाँ पर जो ईंटों के जो साइज़ हैं वो भी हमें एक जैसे देखने को मिले हैं, एक ही अनुपात के देखने को मिले हमें। उसके बाद यहाँ की जो नालियाँ थी ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। नालियाँ कैसी होती थी कि बोला जाता है कि पहले नालियों और गलियों को बनाया जाता था, उसके बाद ही घर को बनाया जाता था। और उसके बाद ये भी ग्रिड पद्धति में बनी होती थी, मतलब 90 डिग्री के एंगल में बनी होती थी जो एक दूसरे को काटती थी। अब यहाँ पर देखो, जैसे आज के टाइम पे सफाई वगैरह होती है तो उस टाइम पे भी नालियों की ना सफाई होती थी। लेकिन जो कूड़ा होता था ना, वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो हटा देते थे। और क्या होता था, जैसे नालियों में हम कुछ सामान फेंक देते हैं तो क्या होता है, जो मोटी चीज़ होती है वो वहीं पे रह जाती है। तो इन्होंने ना इसके लिए एक टंकी टाइप की बनाई थी, जिसका जो अगर कुछ इसमें फंस गया तो वो वहीं पे रह जाएगा और जो बाकी पानी है वो उसे बहा दिया जाएगा। तो ऐसा भी इसमें कुछ हमें देखने को मिला है। उसके बाद देखो, यहाँ का गृह स्थापत्य कि ये इन लोगों के घर कैसे होते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मोहनजोदड़ो का एक हमें घर है, इसकी इमेज दे रखी है। तो इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर क्या होता था, एक बड़ा सा कमरा होता था और उसके चारों तरफ क्या होते थे, अलग अलग कमरे होते थे और बीच में आंगन सा होता था। किसी में खाना बनाने का काम होता था, किसी में बुनाई का काम होता था, अलग अलग काम होते थे। लेकिन ये लोग क्या करते थे, इन लोगों के जो घर हैं इसमें आप देखो कहीं पे भी खिड़कियाँ नहीं मिलेंगी। ये लोग ना बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी का ध्यान रखते थे कि अगर कोई भी एक जगह इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो हमारे घर को झांक ना सके। और देखो, बाहरी जो होता था ना, उनका जो बाहर का हिस्सा होता था, वहीं पे ये लोग कुएं वगैरह बनवा देते थे ताकि कोई इंसान डायरेक्ट अंदर ना आ सके। तो ये लोग बहुत उस टाइम पे इन सब चीज़ों का ध्यान रखते थे। यहाँ पर हमें एक बड़ा जलाशय भी देखने को मिला है कि हर घर में एक जलाशय होता था, जहाँ पर जैसे आज के टाइम पे स्विमिंग पूल होता है तो उस टाइम पे जलाशय होता था। अब देखो, जो दुर्ग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, दुर्ग से हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ संरचनाएं मिली हैं। माल गोदाम जैसे मिला है। माल गोदाम क्या होता है, जहाँ पर सारा सामान रखा जाता है, सारे जैसे कोई भी अन्न का सामान हो गया वो सारा वहाँ पे रख दिया जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो तो सारा तहस नहस हो गया, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो हमें अभी भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ का जो जलाशय था वो कैसा था, देखो पूरी तरफ से चारों तरफ से घिरा हुआ था और उसके चारों तरफ गली होती थी। और जैसे हम जाते हैं स्विमिंग पूल में तो नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी होती ना, तो उस टाइम पे भी कुछ सीढ़ियाँ बनी होती थी उस जगह जाने के लिए। और उसके बाद इसके अलावा वहाँ पर कुछ कमरे भी बने हुए थे ताकि जो लोग हैं वो वहाँ पर चेंज कर सके, अपनी जो ड्रेस वगैरह होती है उसको चेंज कर सके। और साथ ही साथ वहाँ पर कुएं भी बने होते थे। अब देखो, यहाँ का जो पानी है वो कैसे जाता था, इसे जो गली की नालियाँ होती थी उनके साथ इसे जोड़ दिया जाता था ताकि जो पानी है वो सीधा गांव के बाहर चला जाए, गंदा पानी। तो ये इनकी जो व्यवस्था थी, जल निकास प्रणाली और यहाँ का जो घर है, ये काफ़ी ज़्यादा अद्भुत था। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि ये जो लोग हैं, इन लोगों जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि जैसे आज के टाइम पे जो भिन्नता है वो दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक क्या होता है, पैसों के आधार पर
कि जो जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो ज़्यादा अमीर माना जाता है और जिसके पास कम पैसा होता है वो गरीब माना जाता है। एक तो हमें ये भिन्नता दिखती है, ये भेदभाव दिखता है लोगों में। दूसरा हमें क्या दिखता है, सामाजिक रूप से। जैसे समाज में अगर कोई राजा है तो वो बड़े पद का कहलाएगा ना, और अगर कोई आम इंसान है तो वो थोड़ा सा अलग कहलाएगा। तो इतिहासकारों ने जानने की कोशिश की कि क्या उस टाइम पे भी ये सारी चीज़ें होती होंगी। तो देखो, ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जिनसे इन्हें पता चलता है। पहला तो ये शवाधान के बारे में पढ़ते हैं। शवाधान क्या होता है, जब कोई इंसान मर जाता है तो उसे दफना दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, तो ये उसी को हम क्या कहते हैं, शवाधान। तो यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं कि जब ये लोग लोगों को गड्ढे में दफनाते थे तो उसकी जो बनावट है कि वो किस गड्ढे में दफनाया गया, वो मिट्टी से बनाया गया है या फिर किसी और चीज़ से बनाया गया है, तो इसका अध्ययन करके तब वो पता लगाते थे कि ये कोई आम इंसान है या फिर कोई बड़ा आदमी है। उसके बाद जो लोग उनके साथ चीज़ें दफनाते थे, मतलब उस टाइम पे ना एक ये रिवाज होता था कि अगर कोई इंसान मर रहा है तो उसके साथ हम शीशे या फिर मन के या फिर कोई ज्वेलरी हो गई या खाने पीने की चीज़ें, वो सारी चीज़ें लोग उनमें दफनाते थे। तो लोगों का ऐसा मानना था उस टाइम पे कि अगर कोई इंसान मर गया तो मरने के बाद भी वो अपनी एक अलग दुनिया जीता है। तो लोग उसके उसके साथ जब वो मरता था तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ देते थे लोग, ताकि वो इसका इस्तेमाल कर पाए। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी बेचते थे। अब देखो, जो अमीर आदमी होगा तो उस पर लोग क्या करेंगे, सोना चढ़ाएंगे, वहाँ की जो उस टाइम पे जो फेमस चीज़ होती होगी, महंगी चीज़ होती होगी, वो चढ़ाते होंगे। और जो आम आदमी होता होगा उसमें जो कांच के जो मन के हो गए वो डाल देते होंगे। तो इस तरीके से उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पर जो सामाजिक आर्थिक भिन्नता थी वो कैसे देखने को मिलती है उन्हें। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि 1980 में उन्हें एक कंकाल मिला है और कंकाल के सामने उन्हें एक दर्पण मिला है। देखो, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किन किन चीज़ों को दफनाते थे। जैसे वहाँ के जो शीशे हो गए, उसको यहाँ पर देखो दे भी रखा है आपको एक शीशा 1.1 में। यहाँ पर देखो ये एक शीशा दे रखा है तांबे का, तो हमें इससे भी पता चलता है। उसके बाद कीमती वस्तुएं, तो कोई भी कीमती वस्तु, हम किसी भी चीज़ को कीमती क्यों बोलते हैं, जब उसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती हो और या फिर उसे वो एकदम से आसानी से ना मिले। जैसे अगर कोई चीज़ कीमती है तो वो किसी आम जगह पे तो मिलेगी नहीं। सबसे पहले तो वो महंगी होगी, महंगी होने के साथ साथ वो किसी आम जगह पर तो मिलेगी नहीं, और उसका जो बनाने का जो प्रोसेस होता होगा वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता होगा। तो यहाँ पर हमें महंगी वस्तुओं में एक वस्तु मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्यांस। ये देखो, ये रहा फ्यांस। तो इसे बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता होगा। देखो, जो आम चीज़ें होती है वो क्या होती है, सुई हो गई हमारी, मिट्टी हो गई, क्योंकि मिट्टी वगैरह, चक्कियाँ, बर्तन वगैरह ये सब हमें आसानी से मिल जाता है। कहीं पे भी अगर हम जाएं तो हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती है। लेकिन हमें तो ये नहीं पता ना कि ये फ्यांस ये सब क्या होता है। ये उस टाइम की बहुत ही ज़्यादा महंगी वस्तुओं में से एक वस्तु होती थी। क्या होता था, एक रेत होती थी, उसको घिस दिया जाता था, ठीक है, फिर उसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ डाल के फिर उसे बनाया जाता था। तो इसको जो बनाने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। इसीलिए ये जो अमीर अमीर जो इनके समाधान होते थे उसमें ये सारी चीज़ें मिलती थी इन लोगों को। जैसे अगर हम देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये ऐसी जगहें थी जहाँ पर हमें फ्यांस के बने पात्र मिले थे। इसमें क्या होता था, लोग कोई भी चीज़ें डाल देते थे या फिर कोई भी, जैसे हम सेंक वगैरह डालते हैं तो उस टाइम पे फ्यांस के जो बने बर्तन होते थे उस टाइम पे उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे शिल्प उत्पादन की। वहाँ के जो लोग थे वो इन सब चीज़ों को कैसे बनाते थे, क्या उनका प्रोसेस होता था, और इन जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ये कहाँ से लेके कहाँ तक व्यापार करते थे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हड़प्पा जो पूरी सभ्यता है वो 125 हेक्टेयर के, जो जितना भी उसका जो पूरा एरिया है वो 125 हेक्टेयर का है।
लेकिन उसमें से 7% ऐसी जगह है जहाँ पर वो केवल शिल्प उत्पादन ही करते हैं। शिल्प में क्या क्या काम आ जाते हैं, जैसे अगर कोई शंख से जुड़ी चीज़ बनानी है वो आ गई। अगर कोई बाग बनाना है, बाग क्या होता है, बाग सब्जी जब हम लेते हैं तो वहाँ पर कुछ बाट रखे रहते हैं जो तोलने के लिए रखे रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमें अलग अलग तरीके के मन के मिलते हैं, जैसे जैस्पर, सफ्टिक, क्वेटर, सेल खड़ी। और धातुओं में उस टाइम पे हम देख सकते हैं तांबा था, कांसा था और सोना भी था। और अगर कुछ कीमती वस्तुओं की बात करें तो उसमें फ्यांस आ जाता था। तो क्या करते थे, इनको ना ये अलग अलग आकार में बनाते थे। जैसे मोती हो गई कोई, तो अलग अलग आकार में कोई हो गई, कोई गोल बना दी जाती थी, कोई अलग शेप में बना दी जाती थी, कोई ट्रायंगल में। तो अलग अलग शेप में बना दी जाती थी और उसके ऊपर फिर डिज़ाइन करा जाता था अलग से। तो मतलब उस टाइम पे भी लोग इतनी सारी चीज़ें करते थे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि सेल खड़ी जो पत्थर है वो किस तरीके से बनाया जाता था। तो क्या होता था, सेल खड़ी जो पत्थर था इसमें कुछ वो चूरा मिला के और एक बर्तन में डाल देते थे जो उसी शेप का हो जाता था। उसके बाद यहाँ पर जो कार्निलियन है, कार्निलियन में क्या करते हैं ये लोग, इस देखो कार्निलियन दिखने में तो लाल होता है लेकिन पहले इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, शुरू में ये जब कच्चे माल में होता है तो ये पीला होता है। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में ये लोग इसे आग में पकाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं बारीकी से, फिर उसमें बन जाता है वो पीला, पीले से लाल बन जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसकी थोड़ी घिसाई करते हैं, पॉलिश करते हैं, जिससे क्या लगे वो चमकने लगे और ज़्यादा। तो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इन लोगों ने छेद करने वाले औजार से पूरा ये जो माला है वो तैयार करते थे। क्योंकि देखो अगर वो मन के बना रहे हैं, देखो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, तो यहाँ पर छेद करे हुए हैं। जब छेद करेंगे तभी तो इस धागे से पूरा जाएगा अंदर जितनी भी मालाएं हैं। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो नागेश्वर है, नागेश्वर और जो बालाकोट है ये समुद्र के पास थी। तो यहाँ पर शंख से बनी इन्हें कुछ चीज़ें मिलती, जैसे वहाँ की चूड़ी हो गई, करची हो गई, पच्चीकारी हो गई, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर ये लोग देखते हैं। और अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा शिल्प उत्पादन कौन सी जगह होता था, तो वो होता था चहुंदड़ो और लोथल। यहाँ के जो लोग हैं ये बड़ी बड़ी जो जगहें हैं उस टाइम की, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, वहाँ पर जाके ये लोग देते थे। उसके बाद एक प्रश्न ये भी आता है कि ये लोग पता कैसे करते थे कि ये इलाका, ये जो चहुंदड़ो है यहाँ पर शिल्प उत्पादन करा जाता था, उन्हें कैसे पता। ये तो अभी के हैं और उस टाइम तक तो मतलब बहुत टाइम पहले की बात है, तो उन लोगों को ये चीज़ कैसे पता लगती है। तो देखो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका थोड़ा बहुत कूड़ा वगैरह बच जाता है, तो हम ये तो है नहीं कि इसे अपने साथ लेके जाएंगे कहीं डस्टबिन में, या फिर कहीं ना कहीं तो होता ही होगा जहाँ से इन्हें मिल जाता है। तो जो पुरातत्वविद हैं वो उस चीज़ से भी पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जिस औजार का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा वो वहाँ पर दिख जाते हैं उन्हें, और कुछ सुई दिख जाती है या फिर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो दिख जाते हैं। तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी वहाँ पर मिल जाती है, जैसे छोटे छोटे जो टुकड़ा होता होगा वहाँ पर वो रखा होता, मतलब वो फेंका रहता होगा, उसके माध्यम से वो पता लगा लेते हैं कि ये लोग उस टाइम पे किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे 6 पूरा कवर कर देंगे हम। और वहाँ वहाँ पे हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो विदेशों से भी व्यापार करते थे। मतलब उस टाइम पे भी जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, उन लोगों की पहचान विदेशों तक थी और देशों से कैसे व्यापार करते थे। और उसके बाद हम जानेंगे कि वहाँ के जो भगवान थे वो कौन कौन से थे, उनकी जो धार्मिक मान्यता है, वहाँ पे कोई राजा था भी या कोई राजा नहीं था, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।